बउआ से शुरुआत करते हैं। हाउ डिड दिस हैपन? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है ना कि जब बच्चा बचपन में बदमाशी नहीं कर पाता ना, सो वो बाद में निकलता है। बिकॉज आई ऑलवेज से देयर इज ऑलवेज एटलीस्ट 2 फेज ऑफ योर लाइफ। अगर रेडियो में मेरे को कुछ अच्छा करना है ना, तो मेरे को हिंदी को तो पकड़ के रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी मैं चाहे कितनी भी अंग्रेजी बात कर लूँ या अंग्रेजी मीडियम में पढ़ लूँ, जनता से संवाद आपको उसी लैंग्वेज में करना है जिस लैंग्वेज में जनता सिर्फ बोलना और सुनना नहीं चाहती है, उसी लैंग्वेज में सोचती है। एक दिन मेरे पिताजी पान वाले भैया के पास गए, तो गुरुजी हाँ पान लगाएं, लगाओ भैया लगाओ पान लगाओ, तो गाना चल रहा है। तो गाना रुका, बोले एक मिनट पंडित जी, 1 मिनट, ये लड़का बढ़िया बोला ना। पापा बोले कौन है? बोले आवाज करो। तो मेरी आवाज आई, तो बोले मेरा बेटा है। तो फर्स्ट टाइम पापा को फ्लॉन्ट करने का मौका मिला। कि स्वच्छ भारत में एक तरीके से देखता हूँ कि टॉयलेट बनाना या स्वच्छ भारत की बात करना, ये कल्चरल शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों ने उसको ओन कर लिया। यूथ को क्लैरिटी आ रही है धीरे धीरे कि उनको कौन सी चीजें हैं जिनका सही तरीके से वो यूज करके वो अपॉर्चुनिटी यहीं पे एनकैश कर सकते थे। उस टाइम व्हेन आई यूज्ड टू सी कि मेरे ही फ्रेंड सर्कल में ज्यादातर लोगों को बाहर जाकर सेटल होना था। अब मैं रिवर्स देख रहा हूँ। पिछले 10 सालों में जो चीज़ अच्छी हुई है वो यही हुई है कि ये जो हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो फिगर्स हैं, जो इनके बारे में लोगों को राइट कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें पता चली, इसलिए अब लोग उनको ओन करते हैं। मेरा 4 साल का बेटा है, मैं आज आप उससे पूछूं कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, तो एक दिन उसने रैंडमली बोला एंड वी वर सरप्राइज, बोलते छत्रपति शिवाजी महाराज। अच्छा। मैंने बोला बट तुम तो शाहरुख खान को भी मिले हो, कार्तिक आर्यन को भी मिले हो, रणबीर को भी मिले हो। बोले वो एक्टर्स है ना। आपको पता है एक और नए आरजे आए हुए हैं अभी। सो पब्लिक बोले कौन है नए आरजे? बोला वो नरेंद्र मोदी, तो वो भी अभी आरजे बन गए। बिकॉज उनको भी पावर ऑफ रेडियो पता है। बिकॉज रेडियो इज वन मीडियम विच डज नॉट इट डजंट टेक योर टाइम, इट डजंट स्टॉप्स यू, इट इज देयर एंड यू आर देयर। Hello everyone and welcome to the 5th episode of NIJ podcast with Ananya. Today we have with us a very special guest, a renowned RJ who's captured hearts of millions of people through his iconic character Bauwa. Yes, you've guessed it right. Today we are speaking to RJ Ronak. So without further ado, let us get started. तो चलिए शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार बउआ से। Hello Ronak. Hi Ananya, how are you? Welcome to podcast Thank with you very Ananya, much. Thanks a lot. Episode 5. So what's happening? Today you did your yoga? Yeah, very much. हाँ? But I have a complaint कि मेरे को 5th क्यों बुलाया है, मतलब। अच्छा, और पहले नहीं बुलाया? हम सब तैयारी कर रहे थे. We were prepping, upping our game. Thanks before for we called inviting. you. Thank you very much. Thank you so much. So, बउआ से शुरुआत करते हैं. How did this happen? Is he your alter ego? Yes and no. Yes, when I'm on air. No, when generally I'm not on air. हाँ. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है ना कि जब बच्चा बचपन में बदमाशी नहीं कर पाता ना, सो वो बाद में निकलता है। बिकॉज आई ऑलवेज से देयर इज ऑलवेज एटलीस्ट 2 फेज ऑफ योर लाइफ। एक, जब आपने जो चीज़ें एक लंबे टाइम तक नहीं की हैं, जब आपको करनी चाहिए थी, तो वो बाद में आती हैं। इसलिए अगर कोई बच्चा बचपन में ज़्यादा बदमाशी कर लेता है ना, तो बाद में वो शांत हो जाता है। ओके। और इसका उल्टा होता है। तो मैं जिस स्कूल में था 10th तक, उस स्कूल की प्रिंसिपल मेरी दादी थी। अच्छा। आप समझो उस बच्चे में क्या ट्रॉमा होगा कि वो, उसकी दादी प्रिंसिपल है, तो उसको तो बेचारे को ऐसे ही बैठना पड़ेगा। सो पूरा स्कूल का टाइम मेरा ऐसा ही गया। आई वाज लाइक अ शांत बच्चा एंड आगे वाली सीट में बैठने वाला क्योंकि प्रिंसिपल का होता है, ही हैज टू बी द बेस्ट। और प्लस मेरी बुआ लोगों ने जो एक दो चीज़ें गलत की थी, क्योंकि वो भी उसी स्कूल में थी, वही थी कि वो यूनिवर्सिटी टॉपर्स थी, तो उनका नाम स्कूल के बोर्ड पे भी लिखा गया था। तो वो एक अलग प्रॉब्लम थी कि देखो तुम्हारी बुआ का नाम वहाँ लिखा गया है, तुम्हारी दादी प्रिंसिपल है, तो तुमको तो पढ़ाई में ही ध्यान देना है। एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू जस्ट फोकस ऑन स्टडीज एंड एकेडमिक्स, तो वो टाइम पे कुछ मस्ती निकली नहीं। एंड व्हेन बउआ हैपेंड, तो मेरे को लगा यार ये जो मैंने बचपन में मस्ती नहीं की थी ना, शायद वो बउआ बन के ना अभी now it's coming out. Yeah, it's coming out and it's helping me in a big way. Right. Because wherever I go, in fact you also started with बउआ only. Nobody asked Ronak, hi Ronak, how are you? वो बउआ के बारे में ही पूछ रहे थे। वहीं से शुरुआत करते हैं। So I was like यार ये तो बहुत ही strange है, and I think it happened because of that phase when it did not come out. So अगर कोई बच्चा या कोई देख रहा है जिसकी मस्ती या टैलेंट अभी निकल के नहीं आ रहा है, so don't worry, it will come out.
निकलेगा यहाँ कभी ना कभी. बिल्कुल निकलेगा, निकलना पड़ेगा. Right. So you spoke about school, and you spoke about how you had a big pressure to be the topper Correct. and to be the smartest guy in the class. So then उसके बाद कहानी में आगे क्या हुआ? What happened in college? So college was like okay because What did you study? commerce. Okay. So because I am from Maharashtra board, like Mm. I'm born and brought up in Mumbai, Mm. so the college starts from 11th. After 10th, it is a college time, and I took commerce. And suddenly after 1 year, I realized कि यार इसमें कुछ करना ही नहीं है. अच्छा. So बिना काम is BCom, you know. तो we always say यार कुछ करना ही नहीं, मतलब पढ़ाई ही नहीं है. हाँ. और कुछ ऐसा थ्रिल ही नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है. तो 5 साल तो टोटली वेस्ट हुए, मतलब कुछ काम ही नहीं था. तो फुल मस्ती हो रही है, चीज़ें हो रही है. इनफैक्ट आई टुक अप जॉब अर्ली बिकॉज आई रियलाइज आई वॉज अंडर यूटिलाइज, यू नो. क्योंकि क्या होता था, मॉर्निंग में क्लासेस होते थे 7 o'clock से 10:30 10:45 तक सारे क्लासेस खत्म, एंड यू आर फ्री टू गो. And Bombay being Bombay, we got multiple opportunities to work as a, you know, a part-timer or as a promoter. You know, you can go and the malls were coming up. You know, उस time पे retail outlets बड़े बड़े आ रहे थे. So malls में marketing का काम होता था. Then why don't you know, stand outside a mall for 3 hours, 4 hours, and do this activity, make people play a game, give them goodies. So and for that you'll get 200 or 300 rupees a day. And it was like यार ये तो परमानेंट भी नहीं है, and whenever I want I can do it. इसमें मस्ती भी है. उसमें मस्ती भी है. हाँ. और टाइम भी बच रहा है, वरना आप घर जाके जी सिनेमा पे कुछ भी बैठ के देख रहे हो अमरीश पुरी जी की फिल्म में. सो वो and it happened very early. So after 12th I think I started working. Okay. And though money was not the criteria for that, the only thing was I was feeling underutilized कि यार कुछ करने को है नहीं, और बीकॉम में सच में कुछ था ही नहीं. And then वो 3 साल भी चला गया, and then MBA happened. 1 year we took for the preparation. We did CAT multiple, like twice. We could not get into IIMs and all. तो उससे फिर आपको अपना Thank reality God show for में, that. हाँ, कि तुम्हारी औकात इतनी है, तुमको इतना नहीं सोचना चाहिए था. But we got you know, smaller colleges, and then as an option. फिर उसमें एक college मिला. Then I did my retail and marketing MBA, All right. specialization in retail and marketing. Then I joined a retail chain as a supply chain manager and a merchandiser. So Really? yeah. Okay. What So year is this? It is 2006. हाँ. 2006 I started my MBA. 2007 के end में, 8 के beginning में अपने को placement हो गया था. And then from 8 to 9 for 1 year, or I think 14-15 months, I did that supply chain job. So I was a buyer for a category. So in bigger retail stores, they put everything as a in a category. So like, you know, so there's a non-food category products. तो जब आप किसी मॉल में जाते हो या रिटेल स्टोर में जाते हो, तो उसमें हेयर केयर से लेकर फुट केयर तक के बीच में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, वो नॉन फूड कैटेगरी में होते हैं. Okay. So उस कैटेगरी का I was a buyer. So I used to buy negotiate margins with Procter and Gamble and HULs. Really? Reckitt. तो वो प्रोडक्ट मार्जिन नेगोशिएट करना, प्रोडक्ट को वेयर हाउस में अवेलेबल करवाना, एंड देन उनको स्टोर्स तक पहुंचाना टिल पॉइंट ऑफ सेल. सो आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम हु यूज्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स. सो परचेज ऑर्डर बनाते थे, मार्जिन नेगोशिएट करते थे, माल को डीसी तक पहुंचाते थे, फिर स्टोर्स तक पहुंचाते थे. दिस हैपेंड फॉर आई थिंक 13, 14, 15 months. देन रिसेशन का टाइम आया 2009 में, 8-9 में. And radio was there in my mind because I started All India Radio in 2006. How? So it just happened because I wanted to get into a medium which is not visible in nature, you know. Okay. क्योंकि घर वालों को पता ना चले. घर वालों को भी नहीं, लोगों को भी पता ना चले. अच्छा. Because again वापस से पीछे से शुरू करें तो आप बच्चे हो, आपको बदमाशी नहीं करने दी जा रही है, आपको पढ़ाई के अलावा और कहीं एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ है नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको ये लगता है कि पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. सो ऑब्वियसली आप एक ऐसा मीडियम ढूंढते हो, या सबकॉन्शियस माइंड में आपके ऐसा मीडियम आ जाता है जहाँ पे आपको दिखना ना पड़े, आप एक सीक्रेट एनवायरनमेंट में बस बोल रहे हो और कोई सुन रहा है, एंड आपको भी उनका रिस्पॉन्स सुनना नहीं है. सो दैट यू डोंट जज योर सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज जनरली मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास में क्या होता है ना, दुनिया से ज़्यादा हम खुद को जज कर लेते हैं कि यार मेरे से नहीं होगा, या मेरे से गलत हो रहा है, या मेरे को ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए था. बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप ही का दिमाग आपको बोल रहा है. तो वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कैलकुलेट कर ली कि फिर रेडियो, प्राइवेट रेडियो उस टाइम पे आ चुका था 2003, 4, 5, 6 में. वो बहुत अच्छा था. एंड देन वी सॉ एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो दैट यू कैन जॉइन एज अ, you know, not as a full time but as a part time radio presenter. Okay. And you'll get once a week slot, and that can also, you can continue with your MBA studies or
post MBA with your jobs. तो I used to work for 5-6 days, and then one day All India Radio from 2006 to 2009. These two things happened simultaneously. Once a week radio, Yeah. 5 days that corporate job. All right. So in 3 years, it became very clear within me कि यार now I can get into radio full time because I have practiced on All India Radio for 3 years. Wow. वो homework आपने वो कर homework लिया हो गया था, and it was an informed decision because again that middle class and lower middle class mentality, you always calculate your risk. And कि you're यार carefully treading your path. यार 2 साल MBA में पढ़ाया है घर वालों ने, and their first question was you switching your industry, पैसा कितना मिलेगा? Which was a very valid question. कि यार तेरा अभी भी एजुकेशन लोन चल रहा है, वो रेडियो के पैसे से मिल जाएगा. देन आई शोड देम एन ऑफर लेटर, बोले यार इसमें इससे 5,000 ज़्यादा है, गो. सो दे डिड नॉट कैलकुलेट. एंड समटाइम्स आई ऑलवेज बिलीव, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स को, ऑब्वियसली बच्चे पेरेंट्स आपस में एक दूसरे को जज करते हैं, बट कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं अपने पेरेंट्स को लेके, स्पेशली वो पेरेंट्स जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते. मैं बोलता हूँ कभी कभी वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, Okay. बिकॉज वेन दे आर नॉट that informed, less of information, you take more risk because they don't stop you, they are not over calculative, they don't judge you. मुझे लगता है कभी कभी जब आपके पेरेंट्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती या उनकी वो उतने ज़्यादा पढ़े नहीं होते हैं, Informed नहीं होते हैं, तो वो कभी कभी आपके लिए अच्छा होता है, बिकॉज फिर वो ज़्यादा ना आपको जज करते हैं, ना ज़्यादा वो आपको सलाह दे पाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आशीर्वाद दे पाते हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और वो आपको फ्रीडम देते हैं कि भाई मुझे नहीं पता, तू जज कर ले, बट एक दो चीज़ें बता दे कि कहीं हमारे ऊपर और ज़्यादा लाइबिलिटी तो नहीं आएगी. सो अगर कुछ बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि उनके माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या उनके पास ज़्यादा एक्सपोजर या इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो एक तरीके से अच्छा ही है. उसको शॉर्टकमिंग की तरह नहीं देखना चाहिए. बिल्कुल नहीं देखना चाहिए. मेरे लिए तो वो बिल्कुल शॉर्टकमिंग नहीं था. सो उन्होंने मुझे वो लिबर्टी दी, फ्रीडम दी कि भाई तू कर ले, यू कैन ट्राई रेडियो. आई ट्राइड रेडियो एंड इट हैपेंड इन अ ब्यूटिफुल वे because it was a part of my own expression. I always tell people, yaar, whenever you want to try something, don't try to impress others because you won't be able to do that successfully. आपके घर में आपके माँ बाप भी आपसे खुश नहीं होंगे, आपकी पत्नी और बच्चे भी आपसे खुश नहीं होंगे always. So and अगर आप सबको फिट करने या सबको खुश करने में जाओगे ना, then you won't be able to do justice to what exactly you feel. So you express yourself, you don't try to impress, you express. So if it becomes your expression, then the world will follow you. आज आप किसी को भी देख लो, वो अपने पैशन से खेलता है. अगर सचिन ने खेला तो वो क्रिकेट को फॉलो करना चाहता था, वो इसलिए नहीं फॉलो करना चाहता कि वो बहुत फेमस बन जाए या वो बहुत रिच बन जाए या उसको गॉड ऑफ क्रिकेट बोलने लगे. वो क्रिकेट उसको पसंद था, वो उसका एक्सप्रेशन था. And he followed his passion. And success was just a side effect. करेक्ट. तो मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑब्वियसली आई वांटेड अ सीक्रेट डोमेन जहाँ मैं दिखूं ना, बिल में घुस करके जो है चुपचाप मैं इतने बड़े स्टूडियो में कर लूं और मेरे को पता भी ना चले कि सामने वाला क्या कर रहा है. ओके. So all these things were there and it happened in a beautiful way. Right. All India Radio as an institution is wonderful because that was a channel or a institution which gave us opportunity to, you know, come and work directly without any judgment. So we did lots of mistake. Then the radio and college happened and MBA happened. So 3 years. And then after 2009, I joined Red FM as a, you know, my first private channel, and till date I am with Red FM only. So when was the first time when you know, really heard from your friends or family कि हमने तुम्हारी आवाज़ रेडियो पे सुनी? Because I was in Delhi, you know, when I started private radio, I started with Lucknow. I was in Lucknow for 1 year, 2009 to 10. And 2010 I came to Delhi. And 10 में fortunately, unfortunately, Delhi में मेरा एक भी relative नहीं. अच्छा. कोई भी नहीं दिल्ली में. तो दिल्ली में तो मेरे को किसी ने भी नहीं सुना. मुंबई में जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में था तो वो भी मैं छुप के करता था. उसका 2 रीजन है. एक तो कॉलेज के टाइम पे कॉलेज वालों को न पता चले कि मैं ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहा हूँ, सो कॉलेज से वो प्रेशर ना आए. एंड जब कॉलेज के बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई उस रिटेल कंपनी में, तो उनको ये ना पता चले कि मैं कहीं और भी एम्प्लॉयड हूँ. तो मैंने कहीं भी किसी को नहीं बताया कि मैं रेडियो में काम कर रहा हूँ. तो बस मेरे पिताजी और माताजी को पता था. एंड बिकॉज रेडियो वॉज नॉट इन देयर माइंड शेयर और वो उतना ज़्यादा उसको उनका समझ या एक्सपोजर नहीं था, या रेडियो सुनते भी नहीं थे, तो उनको उसकी इम्पोर्टेंस उतनी पता नहीं थी. लेकिन एक दिन मेरे पिताजी जब ऑफिस जा रहे थे पापा, तो उनका ऑफिस विक्रोली में था. विक्रोली एक जगह मुंबई में. सो विक्रोली स्टेशन पे वो लोकल से उतरते थे और
पान खाते हैं पिताजी, तो वो पान के लिए पान वाले भैया के पास गए, और ऑब्वियसली वहाँ पापा ने 30-35 साल काम किया है तो वो पहचानता था पान वाला। तो गुरुजी हाँ पान लगाएं, लगाओ भैया लगाओ, पान लगाओ। तो चल रहा है उनका भोजपुरी में, तो गाना चल रहा है, तो जैसे गाना रुका तो गाना रुका, बोले एक मिनट पंडित जी, एक मिनट, ये लड़का बढ़िया बोला ला। तो पापा बोले कौन है, तो आवाज़ करो। तो उसने आवाज़ चलाया, तो मेरा संडे को, उस दिन पापा का संडे को ऑफिस था, क्योंकि पापा प्रोडक्शन प्लांट में थे, तो प्रोडक्शन तो 7 डे वर्किंग था, तो पापा संडे को भी गए। तो उस दिन संडे को मेरा 7 to 10 का इवनिंग शो होता था, तो वो रेडियो पे चल रहा है, ऑल इंडिया रेडियो FM रेनबो पे। तो बोले लड़का बढ़िया बोलता है, तो बोले अच्छा क्या है, सुनाओ आवाज़ करो। तो मेरी आवाज़ आई, तो बोले मेरा बेटा है। तो फर्स्ट टाइम पापा को फ्लॉन्ट करने का मौका मिला। तो पापा ने फ़ोन लगाया, मैंने फ़ोन काट दिया। फिर लगातार उनका फ़ोन आ रहा है, तो मैं फ़ोन लगाया, स्टूडियो में था, ऑल इंडिया रेडियो वैसे भी थोड़ा स्ट्रिक्ट था, तो मैंने बोला क्या हुआ, रेडियो पे हो? मैं बोला हाँ। तो 1 मिनट रुको सुरेश, कौन सा गाना सुनोगे? अच्छा। तो फादर वाज लाइक कौन सा गाना सुनोगे? बोला कहाँ हो आप? बोले अरे मैं विक्रोली हूँ, ये इनका लड़का है। तो वो बोला घूंघट की आड़ से दिलबर का। बोला पापा ये गाना कहाँ से बजाऊँ मैं? यार बजाओ जल्दी बजाओ, कितना टाइम, 10 मिनट बजा दोगे? और पापा खुद से बोले 10 मिनट में बजा देगा। एंड इट वाज अ कूल शो एट दैट टाइम, म्यूजिक हॉटलाइन शो का नाम था, एंड वी यूज्ड टू प्ले ऑल 2000 प्लस का, 2000 से ऊपर के गाने बजा रहे थे। अब मैं घूंघट की आड़ से दिलबर का रेट्रो नहीं, तो नहीं मिला फिर। अच्छा। तो मैंने बोला कि पापा से उसका नाम पूछा, मैंने बोला उनकी फरमाइश थी घूंघट सी आड़ से दिलबर का, बट वो नहीं बजा रहा हूँ, आइए मैं आपको ये गाना सुनाता हूँ इस फिल्म का। So that was the first time when my father heard me on radio, and he was like all. उसके बाद से उन लोगों ने मुझे ज़्यादा नहीं सुना, but हाँ all relatives or anybody who heard me, and after बहुआ they were like अरे ये तो तेरा कभी था नहीं, ये कहाँ से आया, who taught you this? For them we are kids only, right? उनके लिए तो हम क्या है। तो वो अभी भी ये बोलते हैं, अभी भी गाँव के कोई मौसा जी या कोई फूफा जी होंगे, वो बोलते हैं इधर आओ, एक बार बोल के बताओ। बोला यार अभी भी बोल के बताओ, अभी तो सुन लिया इतना। We'll come to that point. Yeah. जब हम आपसे कहेंगे कि बहुआ की तरह आंसर करके बताओ। नहीं, but talking about language. Yeah. I mean, बहुआ is famous for the way it speaks. Correct. And it speaks in Hindi. Do you think, I mean, at least when I was growing up, and it's of course lesser in my experience, but there's definitely stereotyping between, जो हिंदी भाषी हैं, हिंदी में बात करते हैं, देसी हैं. Correct. Uneducated हैं, गवार हैं. Right. But, South Delhi and South Bombay elite mindset is very different. So, Right. so do you think radio has played a role in keeping Hindi alive? Have we been able to break those barriers somewhere? Of course, because in fact, me going to Lucknow, I mentioned I was in Lucknow for 1 year from Mumbai. That was a big step, because for both Lucknow market also and Mumbai market also, because when I applied for radio station in Bombay, so they asked me ki yaar in Bombay you'll get a you'll not get a proper show, but you'll be somewhere in a support staff or probably a production team or something. Then I asked them, मैंने बोला यार एक काम करो, you don't give me a smaller role in a bigger station, but why don't you give me a bigger role in a smaller station? Okay. Then they said elaborate. I said आप मेरे को कहीं भेज दो छोटे मार्केट में, लाइक मुंबई के हिसाब के, तो आप नागपुर भेज दो मुझे, या पुणे भेज दो आप मुझे, या लखनऊ भेज दो आप मुझे. सो दे यू कीन फॉर लखनऊ? मेरा यस, व्हाई नॉट. एंड वाई? बिकॉज मैंने बोला यार, एंड आई हैड दिस कैलकुलेशन इन माई माइंड. मैंने बोला अगर रेडियो में मेरे को कुछ अच्छा करना है ना, तो मेरे को हिंदी को तो पकड़ के रखना पड़ेगा. क्योंकि अभी भी मैं चाहे कितनी भी अंग्रेजी बात कर लूँ या अंग्रेजी मीडियम में पढ़ लूँ, जनता से संवाद आपको उसी लैंग्वेज में करना है जिस लैंग्वेज में जनता सिर्फ बोलना और सुनना नहीं चाहती है, सोचती भी उसी लैंग्वेज में सोचती है. सो हिंदी सिर्फ बोलने या सुनने की भाषा नहीं है, हिंदी सोचने की भी भाषा है. राइट. तो अगर आप सोच हिंदी में रहे हो और सामने वाला भी हिंदी में सोच रहा है, तो आप किसको पागल बना रहे हो इंग्लिश बोल के? आप वही इंग्लिश बोलो जहाँ बोलने की जरूरत है. राइट. तो मुझे उतनी ही इंग्लिश बोलनी है, या इंग्लिश की बात ही नहीं थी. मैंने बोला यार अगर मुझे उनसे संवाद करना है, तो मुझे एक ऐसे लैंग्वेज को समझना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा चलेगा. तो हिंदी ही चलेगी. तो मैं बोला यार हिंदी पे मैं थोड़ा और काम कर लेता हूँ, क्योंकि मुंबई इज अगेन अरे कैसा है रे, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम. मतलब मैं जब बॉम्बे जाता हूँ तो मैं वैसा हो जाता हूँ, ए किधर बिडू टाइप्स, क्या नहीं रे. तो वहाँ सडनली वो हो जाता है, बिकॉज हम वही पले बड़े हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है उसमें. लेकिन सडनली जब हिंदी में आते हैं तो, या जब रेडियो पे आते हैं, तो आपको वो भाषा बोलनी है जो ज़्यादा लोग समझते हैं. राइट.
और आप ओवर बड़े प्लेटफॉर्म पे ये भाषा नहीं, अब मुंबई में ही फिल्म इंडस्ट्री है, पर फिल्म इंडस्ट्री में नॉर्मल हिंदी बोलते हैं, वो थोड़ी ऐसे बोलते हैं, वो कैरेक्टर का डिमांड होता है। तो मैं हिंदी पकड़ के मैं लखनऊ आ गया। Okay. लखनऊ में हिंदी की अच्छी सफाई हुई मेरी। हाँ. तो फिर कब बोलना है, फिर कब बोलना है, वो टोक टोक के लोगों ने हाँ, ठीक सिखा कर दिया। हाँ. और नुक्ता कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, वो सब उन्होंने ठीक कर दिया। हाँ. एंड 1 year of this exercise happened really in a good way. And then there was a situation when I had an option of going back to Mumbai or Delhi. So they asked me कि why don't you come to Delhi, because UP and Delhi was in a northern belt only, so वो northern team का हिस्सा था. So they found me good, convincing, and they asked me कि यार तू दिल्ली आ जा. हाँ. So 2010 I came to Delhi. And दिल्ली में भी वही बात हुई कि यार हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा लोग सुनते, समझते और सोचते भी हैं, और उस भाषा को आपको पहले तो परिपक्व करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जहाँ अंग्रेज़ी की ज़रूरत आई वहाँ अंग्रेज़ी बोलनी है, लेकिन हिंदी ही बोलनी है, क्योंकि ये पब्लिक भी चाहती है और ये मेरी भी भाषा है। एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। अदरवाइज जब मैं स्कूल में भी था और जब मैं स्कूल से कॉलेज में गया, सो स्कूल मेरा प्योरली हिंदी मीडियम स्कूल था। Okay. और वहाँ से जब मैं कॉलेज में एंट्री करता हूँ तो सडनली पूरा कल्चरल शिफ्ट हो जाता है, लैंग्वेज भी बदल जाती है। मैं उन 10% लोगों में से आता हूँ जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं, बिकॉज आई एम अ 90s किड। 80s लेट में मैं पैदा हुआ और 90s में उस टाइम पे इंग्लिश मीडियम आ चुके थे स्कूल, राइट। बट क्योंकि आपकी एक लेगेसी है कि आपकी बुआ भी इसी स्कूल में पढ़ी है तो आपको इसी स्कूल में पढ़ना है, और दादी भी उस स्कूल में है, तो दादी जी स्कूल में, तुम दूसरे स्कूल में पढ़ोगे। तो एंड सडनली यू हैड दैट inferior things in your mind कि यार आपको इंग्लिश नहीं आती। No, because this is a big inferiority complex and that it stayed with me for 5 years. Okay. Full 5 years, because from 11 till final year of BCom, 11वीं 12वीं 11th 12th, first year second year third year of BCom, it was there in my mind कि यार इंग्लिश नहीं आती है, या फिर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा हूँ, या इंग्लिश में मैं फ्लुएंट नहीं हूँ। आती तो है, समझ तो जाता हूँ, लिख भी देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज मार्क्स पास करके मैं यहाँ पर आया हूँ, बट इंग्लिश मेरी नेचुरल भाषा नहीं है या मैंने सीखी नहीं है। तो मैं एस्केप कर जाता हूँ, इस प्रॉब्लम को ना डॉज कर जाता हूँ, या इस क्वेश्चन को डॉज कर जाता हूँ, या मैं इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बनता जहाँ पे वो स्कूल पूछ रहे हैं कि कौन सा है। एंड देन वो चीज़ आपको खाती है, वो चीज़ आपको और परेशान करती है, फिर आप उन सारे चीज़ों का हिस्सा नहीं बनते, उस सोशल गैदरिंग का हिस्सा नहीं बनते, आप डिबेट नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले आपको डिबेट क्या होता है वो समझ नहीं आता, क्योंकि सडनली आपके लिए डिबेट शब्द ही अपने आप में एक नया शब्द है। तो एंड आई थिंक वो मेरे साथ तो बहुत टाइम तक था। How did you overcome that? I mean, didn't of try course, to. it's a long process, but I didn't try to, because मैं उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को नहीं आता है, या ऐसा ही है अभी। एंड मैंने वो प्रॉब्लम उसको, आई डिडंट सी इट एज अ प्रॉब्लम, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को ऐसा ही, अभी मैं क्या करूँगा। but acceptance itself is a big solution. But I think it didn't work as a solution for me. But later on I realized कि यार ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये प्रिविलेज था। Because eventually I realized after working in corporate setup and going out, working outside the mall, talking to people, थोड़ी थोड़ी आप इंग्लिश बोल रहे हो या आप उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो जहाँ पे ज़्यादातर लोग आपको वैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देन वर्किंग इन कॉल सेंटर फॉर couple of months, एंड देन ये सारी जर्नी के बाद अब जाके समझ में आया कि जिस भाषा को मैंने सीखा था और जो भाषा मुझे नहीं आती थी वो सिर्फ सीखने वाली ही बात थी। और जब मुझे वैसा एक एटमॉस्फेयर मिला जहाँ पे मेरे को उस भाषा का एक्सपोजर मिला, तो वो मैंने हिंदी से ज़्यादा जल्दी सीख ली। You could pick it up very soon. Yeah. And it is all about learning that thing consistently and constantly and using that particular language very often. So आपको वो यूज़ करने का क्या मौका मिल रहा है, और क्या ऐसा एटमॉस्फेयर मिला जहाँ पे आपको लोग जज नहीं कर रहे हैं कि तूने गलत इज की जगह वॉज लगा दिया और वर की जगह आर लगा दिया, तो वो ज़्यादा मैटर करता था। एंड अब मुझे रियलाइज़ होता है, जो कि मैं अपनी फैमिली से भी शेयर करता हूँ, कि अगर अब मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों इक्वली अच्छे तरीके से आती है। शायद मैं हिंदी ज़्यादा अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ, बट मुझे इंग्लिश भी मैं बोल लूँगा। लेकिन जिन्होंने इंग्लिश में शुरुआत की थी वो उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते। So, मेरे पास तो डबल प्रिविलेज हो गया। अगर मैं रीजनल लैंग्वेज कोई मेरे को नहीं आता तो मेरे पास तो हिंदी ज़्यादा अच्छी है। मैं 67, 68, 69 बोल सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। तू लिख दे भाई,
राइट है ना. तो अब ये लगता है कि ये जो चीज़ मैं लेके चल रहा था वो सिर्फ मेरी थिंकिंग का प्रॉब्लम था, वो मेरा माइंडसेट था. एंड ऑफ कोर्स सोशल इन्फ्लुएंस तो था ही कि आपको इंग्लिश नहीं आती. अच्छा, यू नॉट फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल. ओके. हिंदी आर देयर एनी हिंदी मीडियम स्कूल इन मुलुंड? So I was in Mulund. So, okay. There are only 2 schools, the Hindi medium, ना? Okay. आप वहीं के हैं. हाँ. वहीं के हैं. अच्छा. तो मैंने लगा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. हाँ. ये तो लैंग्वेज जैसे एक है. आई मीन we've spoken about what goes on in the mind of that Hindi medium student who's now Right. working in Mumbai. Do you think culturally also, matlab I've seen that time and I have faced that stereotyping also कि मंदिर जाने वाले या बिंदी लगाने वाले या सपोज इवन योगा करने वाले, like Correct. there was some sort of cultural appropriation and it was considered uncool to be doing any of this. You think youth is also like their own mindset has changed in the past say decade or so in terms of them being more comfortable about culturally who really they are? Exactly. So मंदिर तो देखो तभी भी जाते थे, बट तभी वो बताते नहीं थे. हाँ. तभी वो शो नहीं करते थे कि वो मंदिर जा रहे हैं. वो चुपचाप जाके चले आते थे बिकॉज इट वॉज देयर. एंड द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर इज दैट इट इज स्टिल देयर वेदर यू फॉलो अ गॉड और यू फॉलो. सो हमारा कल्चर में जो सबसे अच्छा ब्यूटी है वो यही है कि इन एवरी हाउस होल्ड देर आर 5, 6, 7 गॉड्स. मम्मी के फेवरेट शिव जी हैं, पापा देवी माँ के लिए प्रार्थना करते हैं और नवरात्रि रखते हैं, भाई गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त है, बहन को कृष्णा बहुत पसंद है, और एक और भाई है जिसको कोई पसंद नहीं है. बट दे स्टिल टुगेदर, they're all under one roof. दे अग्री डिसअग्री. और उसमें मम्मी बोलती है प्रणाम कर ले तो नहीं करता, हाँ ठीक है, तो उसको भी प्रसाद मिलता है, वो भी खाता है और चला जाता है. सो एवरी वन वॉज देयर. बट या वेयरिंग इट ऑन योर चेस्ट एंड शोइंग इट दैट ओ मैंने टीका लगाया है या मैंने रक्षा सूत्र बांधा है या मैं मंदिर जा रहा हूँ या मंदिर के साथ एक फोटो डाल देना, दिस वॉज नॉट देयर. इससे उनको ये लगता था कि कहीं कोई उनको ये ना बोले अरे ये क्या कर रहा है. अच्छा, ये उन्हीं का सर्कल है, ये उन्हीं के ग्रुप के लोग हैं या उन्हीं के. सो इट वाज नॉट वेरी कूल एट दैट टाइम. दे वर गोइंग बट दे वर नॉट शोइंग इट दैट ओ दे विजिट टेम्पल. वो महाशिवरात्रि में लंबी लाइन लगाकर जल या दूध अर्पण कर रहे हैं. वो करते तो थे, मैं भी करता था, बट मैं बोलने से मैं खुद भी हिचकता था कि शायद बोल नहीं पा रहे हैं. क्योंकि शायद लोग नहीं बोल रहे हैं या वो उस तरीके का माहौल नहीं बन रहा है या बात नहीं कर पा रहे हैं. आज केदारनाथ में फ़ोन बैन करना पड़ा. राइट. मुझे नहीं लगता उससे लोगों की संख्या कम होगी, बट हाँ लोग अब बताना चाहते हैं कि वो आई एम गोइंग, आई वांट टू विजिट एंड आई विजिट. मतलब ये इस धर्म को या इस चीज़ को अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो इसमें कोई This is what it is. This is what it is. Yeah. And there is always a scientific and a लॉजिकल जस्टिफिकेशन टू what I do. मैं ये क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे भी उनको, अब वो उसके पीछे उनको एक कहानी भी पता है. अच्छा, पहले क्या होता था, पहले हम फॉलो कर लेते थे कि फॉलो किया जा रहा है, बट नॉट क्वेश्चनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग. एंड अब क्या क्वेश्चन अगर है तो उसका आंसर भी है. तो अगर दो लोगों, पहले क्या होता था, दो लोगों में अगर डिबेट हो रही है कि तू क्यों कर रहा है, तो दूसरे के पास उसका जवाब नहीं होता था. या तो वो जवाब लोगों तक पहुंचाया नहीं गया या उसको जानबूझ के छुपाया गया, व्हाटएवर इट इज. बट अब लोगों के पास सवाल और जवाब दोनों है. तो अगर वो बोल रहा है यार तू मंदिर क्यों जाता है, तो उसको जवाब है कि मंदिर क्यों जाता है. मंदिर में घंटी क्यों होती है, तो उसके पास उसका जवाब है कि मंदिर में घंटी क्यों होती है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे है, इसका कनेक्शन ऐसे ऐसे है. सो जब वो आता है ना तो वो सेंस ऑफ प्राइड आ जाता है. तो फिर आपके लिए सिर्फ एक जगह नहीं है जहाँ पे आप सिर्फ माथा टेक रहे हो या वहाँ से फोटो ले रहे हो, आप उसे कनेक्ट कर रहे हो बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ प्राइड. वो प्राइड है आपके उस कल्चर के लिए, आप उसके उस कनेक्ट के लिए कि व्हाई डू यू राम सिर्फ एक हमारे लिए भगवान नहीं है, एक मूर्ति नहीं है. द एंटायर लाइफ स्टोरी ऑफ रामा. तो पिछले 10 सालों में जो चीज़ अच्छी हुई है वो यही हुई है कि ये जो पर्सनालिटीज़ हैं या ये हमारे जो भगवान हैं या हमारे जो फिगर्स हैं, जो इनके बारे में लोगों को राइट कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें पता चली, इसलिए अब लोग उनको ओन करते हैं. मेरा 4 साल का बेटा है, मैं आज आप उससे पूछूं कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, तो एक दिन उसने रैंडमली बोला एंड वी वर सरप्राइज, बोलता छत्रपति शिवाजी महाराज. अच्छा. मैंने बोला बट तुम तो शाहरुख खान को भी मिले हो, कार्तिक आर्यन को भी मिले हो, रणबीर को भी मिले हो. बोले वो एक्टर्स है ना. अच्छा, वेरी सिंपल बट स्मार्ट आंसर. अब राइट और रॉन्ग या ये क्या है भाई, इसमें तो डिबेट हो सकती है, बट मैं बोल रहा हूँ अच्छा उसको हीरो
The definition of the hero definition itself. of hero और the content why he is a real hero. Yep. वो content उसने देखा है, वो स्टोरी के फॉर्म में, वो वीडियोस के फॉर्म में. Right. उसने तानाजी 10 बार देखी है मेरे साथ बैठ के, दाल चावल खाते हुए तानाजी देख रहे हैं. तो वो मेरे को पूछता है ये कौन है, तो मैं उनको बताता हूँ ये हैं. Right. अब मैंने उनको क्यों बताया, बिकॉज मैंने तानाजी देखी, वरना तानाजी मालुसरे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र बोर्ड का हूँ तो तानाजी मालुसरे को मैं जानता हूँ, लेकिन नॉर्थ में कौन जानता था तानाजी मालुसरे. सो व्हेन स्टोरी कम्स अप, अच्छा स्टोरी बनाने के लिए उसको आइडिया क्यों है, बिकॉज एक ऐसा माहौल है जहाँ पे लोग उस स्टोरी को एक्सेप्ट करेंगे, स्टोरी से रिलेट करेंगे, उस पर गर्व करेंगे. तो जब स्टोरी पे गर्व करेंगे तो जो स्टोरी उस पर्सनालिटी पे उस पर गर्व करेंगे. और वो पर्सनालिटी क्या करती थी कि वो, उनका नाम ही शिवाजी है, छत्रपति शिवाजी, तो उनका विचार क्या था, तो उस विचार से भी रिलेट करेगी. तो हर उस जगह से भी रिलेट करेगी जहाँ शिवाजी जिससे कनेक्टेड थे. तो वो सारा जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बाहर आई, जैसे जैसे लोगों तक वो ज्ञान पहुंचा, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और फिर दे आर वेयरिंग इट आल्सो. Right. कि मैं हूँ भाई, मैं करता हूँ. So this is the socio-cultural aspect. Now talking from say a developmental perspective, I know you have roots in UP. You studied in Maharashtra. Say in the past 10 years, and then you travel across the country. आप गांव जाते हैं? How often do you visit villages? मेरे को लगता है मैं पार्ट ऑफ माई हार्ट एंड माइंड इज इन गाँव ओनली. मेरे को ऐसा लगता है मैं मुझे मौका मिलता तो मैं बहुत रेगुलरली जाता, बट 3-4 महीने में तो मैं जाता ही जाते हैं. हाँ. आपको क्या लगता है, लाइक हाउ आर द इंडियन विलेजेस चेंजिंग? इंडियन भारतीय गांव की क्या पिक्चर, बिफोर एंड आफ्टर क्या है पिछले 10 सालों में? जो चीज़ सबसे ज़्यादा बदलने वाली थी वो माइंडसेट ही था, और वो बदला है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू मेनी थिंग्स. इंटरनेट गांव में पहुंचा है तो उनके पास वो इन्फॉर्मेशन है, तो उनको ये पता है कि उनके और उनके बच्चों के लिए, उनके गांव के लिए कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें सही नहीं है. फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से वही चीज़ डिमांड कर रहे हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव अगर इन्फॉर्म्ड है और प्रोग्रेसिव है तो वो उनको सारी चीज़ें दे रहा है. तो आज यूपी में मेरे गाँव में, मैं भी हाल ही में गाँव गया था, और जो पहला कमेंट था मेरा, बिकॉज मैं बाय रोड ही गया था. What गांव इज दिस? लुक एट माय इंग्लिश. व्हाट गांव इज दिस? नहीं, मेरा पहला रिएक्शन था कि क्या सड़कें हो गई हैं, मतलब रोड्स की कनेक्टिविटी कितनी सही हो गई है. मतलब हर एक गांव से कुछ ही किलोमीटर दूर पे ऐसा लगता था कि एक हाईवे है बड़ा, जिस पे चढ़ के या तो आप गोरखपुर पहुंच जाओगे, या लखनऊ पहुंच जाओगे, या आगे से वो सुल्तानपुर पहुंच जाएगी सड़क. तो एक तो इन्फॉर्मेशन उसके पास है. तो आप अब गांव का आदमी और शहर का आदमी, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भैया मैं गांव से शर्ट लाया हूँ. वो शर्ट उसको भी पता है, राइट, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वो भी है, फेसबुक पे वो भी है, वो भी उसको भी मालूम, भले उसके पास वो शर्ट नहीं है या लेट आएगी, बट उसको पता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है. इंफॉर्मेशन एक्सेस, डिजिटल इंडिया और पूरा. करेक्ट. सो डिजिटली वो इतना ज़्यादा अवेयर हो गया है, एंड उसके वजह से क्या है ना कि वो राइट चीज़ डिमांड करता है अपने रिप्रेजेंटेटिव से, या वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जज करता है कि वोट भी देना है या नहीं देना है. अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है कि कहीं ये मेरा बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, यू नो. तो वो गांव वाला उस तरीके से एम्पावर हुआ है, और उसको उसका रिजल्ट दिखा भी है. सो मेरे गांव में सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं. ऑब्वियसली कई जगहों पर प्रॉब्लम्स हैं, वो तो शहर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी, पर वो यूपी नहीं है अभी. Not the gangs of Wasipur feel. नहीं, वो टाइप का यूपी तो नहीं है अभी. काफ़ी बदल गया है. तो What's the vibe now? वाइब तो सड़कें सही हैं, पानी सही है, उनके पास बिजली राइट टाइम पे आ रही है, और क्या कहते हैं, पूरा सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया. मतलब एक लाइटर नोट पे अगर मैं बोलूँ तो एक टाइम हुआ करता था जब गांव में एक सरकारी स्कूल का जो टीचर था वो बहुत खुश होता था, क्योंकि उसको काम कम करना पड़ता था, वो साइन मार के घर आ जाता था. अब जो मेरे जान पहचान वाले टीचर्स हैं, उनको वो रूल्स की अहमियत पता है, और वो इस बात पे गुस्सा होते हैं कि यार ये क्या सरकार है, इतना काम कराती है. तो मैंने बोला यार आप 6 घंटे भी काम नहीं करोगे, चलो आप सरकार के लिए कर रहे हो, अगर आप प्राइवेट में होते तो आप ऐसे ही गाली देते क्या? तो उनका कहना है नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि पहले ऐसा नहीं होता था. तो मतलब पहले ऐसा नहीं होता, ये क्या जस्टिफिकेशन है कि पहले चोरी करनी मिलती थी, अब चोरी करने नहीं मिलती आपको समय की? तो अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक जाना ही है, और आपको ये लेवरेज नहीं है कि आप चलो नहीं गए तो नहीं गए, पैसा नहीं कटेगा, या कोई पूछेगा निकल काहे नहीं आए, तो ये तो अच्छा ही चेंज है ना. हाँ, आपके हिसाब से अच्छा चेंज नहीं, क्योंकि आपको इस चेंज की आदत नहीं है, आपको वो, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चेंज है.
जहाँ पे उसको ये लग रहा है कि काम पे जाना है, क्योंकि उसको सिर्फ घर पे बैठे हुए पैसा नहीं मिलेगा। और वो स्टूडेंट्स के बीच उनको, स्टूडेंट्स के लिए भी तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी, यानी सिस्टम स्ट्रांग है ना अभी। राइट सिस्टम को ये पता है। अच्छा, हमारे ही घर में एक रिलेटिव, दोनों टीचर हैं, हस्बैंड वाइफ, तो मैंने उनको पूछा, तो उनको, मैं कहीं जा रहा था उनके साथ गाड़ी में, तो उनको एक फ़ोन आया, हाँ नहीं तो आज अगर कोई बच्चा नहीं आया तो आप 0 दिखा के वो रिपोर्ट भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा हमको लखनऊ से डेली फ़ोन आता है कि आज मिड डे मील में कितने बच्चों ने क्या खाया। तो अगर कोई, क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी और स्कूल अभी खुले थे जुलाई में, तो कोई बच्चा नहीं आया था, तो उन्होंने बोला आप 0 करके वो रिपोर्ट मुझे भी भेजिए और उनको भी भेजिए कि आज कोई नहीं खाया, तो आज कोई खाना नहीं बना या कोई फल नहीं गया। तो मैं बोला यार ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी आई। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मेरे पास फोटो नहीं है या मेरे पास रिपोर्ट नहीं है या क्या नहीं है। इंटरनेट और पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आया पहले, वो तो आया। प्लस अब वहाँ पे कोई बैठा है जो आपको फ़ोन करके पूछ रहा है भाई कितना खाना बना, बच्चे आज क्या खाए। अच्छा कोई नहीं खाया तो मतलब आज तक का खर्चा नहीं होगा, तो पैसा तो बच गया, वरना कल को आपके पास सिस्टम ही नहीं था। तो सिस्टम इज इन प्लेस। रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गांव के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शहर के लिए तो यही, बट गांव के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद आपके लिए बिजली है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईवे से कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल के लिए भी अब भले लोगों के पास डोर स्टेप पे उतना नहीं है, बट अगर सड़क अच्छी हो गई है तो जो टाइम उनको 2.5 से 3 घंटा लगता था या 5 घंटे लगते थे आजमगढ़ से लखनऊ पहुंचने के लिए और पीजीआई में अपना इलाज करवाने के लिए, वो आज सीधा ये पूर्वांचल से पहुंच जाते हैं 2.5-3 घंटे में लखनऊ। सो वो टाइम भी बच गया लोगों का। सो मेजर चेंज हुआ है। गांव तो बहुत अच्छे लेवल पे बदला है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं गांव से जाते हुए भी नहीं देखता, उनको कहता मेरे को नहीं जाना है। अगर यहाँ हमको इतनी इनकम मिल जाए ना भैया, हम गाँव छोड़ के नहीं जाएंगे। राइट। सिंस यू ट्रैवल अ लॉट, व्हाट अबाउट टॉयलेट्स? डू यू थिंक स्वच्छ भारत हैज चेंज्ड द फेस ऑफ? काफ़ी हद तक इनफैक्ट हमारे ही गांव में भी कुछ सालों पहले तक कल्चरली वो चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं थी। क्योंकि स्वच्छ भारत में एक तरीके से देखता हूँ कि टॉयलेट बनाना या स्वच्छ भारत की बात करना, ये कल्चरल शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों ने उसको ओन कर लिया और ऐसा लग रहा था कि लोग समहाउ, क्यों कोई बड़ा इस बारे में बात नहीं कर रहा था, कोई बड़ा बस बात कर दे, हम लोग रेडी हैं उसको बनाने के लिए। तो आज ऐसा है कि हमारे घर में या सपोज गांव में क्या होता है कि लोगों के पास अपनी गाड़ियां होती हैं, जैसे बाइक होगा या वो होगा, और ऐसे जब ज़्यादा लोग आए ना तो उनके पहले बाहर वालों के लिए टॉयलेट नहीं होते थे, घर वालों के लिए फिर भी घर के अंदर एक टॉयलेट है। अब लोगों ने बाहर भी 3-3 टॉयलेट बनवाए हो कि अगर कहीं बारात आ जाए या कुछ हो जाए ना, इसी में जाना है। वरना लोग उस टाइम पे क्या होता था जब सोशल गैदरिंग होती थी और लोगों का ओपन में क्या हाल होता था वो सब जानते हैं। लेकिन आज लोगों ने उस चीज़ की भी प्रिपरेशन करके रखी है कि अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो मेरे पास क्या प्रिपरेशन है, और ये प्रिपरेशन तो मेरे पास है ही। स्पेशली महिलाओं के लिए वो कितनी लिबरेटिंग चीज़ है, वरना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को होती थी। इसलिए मेरे को लगता है कि ये जो 2 टॉयलेट होना और घर पे उनके लिए गैस पहुंचना, मेरे को लगता है ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ थी फॉर वुमेन, जो सबसे बेसिक चीज़ थी। किसी ने सही कहा है कि सबसे मुश्किल होता है आसान होना। अच्छा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल, राइट। अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड तो हर आदमी है, बट सिंपल क्या भाई, सफाई हो जाए और महिला की सेहत से जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट था। क्योंकि मैंने सालों तक, क्योंकि मैं बचपन में बॉम्बे में था तो मैं हर साल गांव जाता था, और हर साल गांव में मैंने चूल्हे पे खाना बनता हुआ देखा है। उनको एक्सेप्ट कर लिया था उन महिलाओं ने। लेकिन अगर एक महिला को आप कंफर्ट और लिबरेशन देते हो हेल्थ के लेवल पर भी और उसके कन्वीनियंस के लेवल पे भी, तो सोचो वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उनका हो जाता है, बच्चों के साथ भी, घर के काम के साथ भी, खेती के साथ भी। तो औरत घर भी संभाल सकती है और खेत भी संभाल सकती है, वरना सिर्फ आदमी खेत संभाल रहा था। अब उसके पास वो टाइम भी है, वो हेल्थ भी है। तो मेरे को ये योजना मेरे को बहुत ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी गवर्नमेंट की, वो ये थी कि उज्ज्वला योजना से उसको वो एम्पावरमेंट मिली उस महिला को, और उसको बाहर नहीं जाना है, जिस चीज़ के लिए सुबह और शाम तक अंधेरे का इंतजार करती थी कि सूर्य उगने से पहले जाना है और सूर्य अस्त होने के बाद जाना है एकदम। और वो शिफ्ट बहुत अमेजिंग आया है। एंड मतलब अब तो मैंने कहीं पे नहीं देखा, मतलब मैं कुछ साल पहले तक तो ये बोल भी सकता था कि मैंने वेरी ऑफन आई हैव सीन दैट, बट अब तो हाईवे पे भी या कहीं पे भी आई हैव नेवर सीन दैट नाउ। राइट। सो कमिंग बैक टू रेडियो, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैव यू बीन? 17 years. 17 years. Yeah. And how many hours a day?
10 hours a day. Wow. 5 Okay. hours on air, 5 hours, of course, preparation. Right. So you've interacted with youth Mhm. for almost 17 years, as you said. Youth की नज़रों से देश कैसे बदल रहा है? आई थिंक उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं बहुत सारी, और उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो उन अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश भी कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे क्रिएट कर के माध्यम से हो या उससे लर्न करने के माध्यम से हो, चाहे वो पढ़ने के माध्यम से हो या वो पढ़ने के बाद कमाने के माध्यम से हो. एंड यूथ को क्लैरिटी आ रही है धीरे धीरे कि उनको कौन सी चीज़ें हैं जिनका सही तरीके से वो यूज़ करके वो अपॉर्चुनिटी यहीं पे एनकैश कर सकता है. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू सी कि मेरे ही फ्रेंड सर्कल में ज़्यादातर लोगों को बाहर जाकर सेटल होना था. अब मैं रिवर्स देख रहा हूँ कि वहाँ पर जो हैं वो इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं. बस एक ही फ़र्क है उनका कि यार जिस पैसे की मुझे यहाँ आदत लगी है ना, अगर उसके क्लोज कुछ भी मिलेगा ना तो मैं अपने देश से नहीं जाना चाहता. और मैं उनको भी यूथ मानता हूँ कि ऑफकोर्स वो दे आर इन देयर लेट 30s और मिड 30s, तो वो भी देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ही है और एक बड़े कंट्रीब्यूटर भी हैं. तो अब वो भी आना चाहते हैं, नए लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं. यहाँ पे उनको वो एम्पावर्ड फील हो रहा है, सिर्फ सरकारी स्कीमों से नहीं. उनके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है जहाँ पर वो अपने बल पर, जहाँ पर जब एक वर्ड बड़ा पॉपुलर होता आत्मनिर्भर, यू नो, ये भी एक कल्चरल शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड था. क्योंकि आज देखो ना, हर एक घर में एक स्टार्टअप की तैयारी हो रही है, चाहे वो माँ कर रही है या बहन कर रही है या वो बेटा कर रहा है या पिता कर रहा है. अच्छा, स्टार्टअप का मतलब नए बिजनेस के साथ भी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी एक नया रूप देना. तो अगर माता को और बहन को ये लग रहा है कि उनके पास खाली समय बच रहा है तो क्या वो टिफिन सर्विस कर सकती हैं? क्या बेटे को ये लग रहा है कि पिता की एक नॉर्मल घड़ी की शॉप है जहाँ पे घड़ी रिपेयर करते हैं, जहाँ पे दिन में 500-700 का ही काम उनका हो पाता है, क्या वो उस चीज़ को फेसबुक पे डालकर होम डिलीवरी भी कर सकते हैं घड़ी की? तो अभी तो लोग घड़ी लेकर आ रहे हैं. सो बच्चे का ये सोचना और पिताजी की इनकम को बढ़ाना और पिताजी के उस बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, या फिर उनके साथ ही मिलकर कुछ और चीज़ें कर लेना क्योंकि पिताजी का एक्सपीरियंस है और मेरी एनर्जी है. तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आज उसको दिख रही हैं क्योंकि उसको ये लग रहा है कि उसके पास एक बना बनाया बड़ा मार्केट है. व्हेन द वर्ल्ड इज कमिंग टू इंडिया, व्हाई वुड आई गो समवेयर एल्स? बिकॉज इवेंचुअली मैं अपना एक प्रोडक्ट बनाऊंगा या एक सर्विस बनाऊंगा जिसके लिए मेरे को कस्टमर चाहिए. भाई इंडिया से अच्छा कस्टमर कहाँ मिलेगा आपको? क्योंकि ये मार्केट मेरा ही है, मैं इसको जानता भी हूँ, मैं इसको समझता भी हूँ. सो वो यूथ को ये क्लैरिटी आ रही है धीरे धीरे कि वो यहीं बनाएगा, यहीं बेचेगा और यहीं बड़ा बनेगा और यहीं रहेगा. Right. So talking of change, Yeah. the obvious question is Bollywood also changing? I know you've been doing a lot of film reviews Right. recently. आपको लगता है we are transitioning from Bollywood 1.0 to 2.0? And like, do you think whether such a transition is even happening? And if so, Of course, because now every creator is content oriented, and content with substance. Because if substance is not there, it is outrightly rejected by people. We have seen many examples. right. एक बड़े एपिक को भी एक इस देश ने सबसे ज्यादा जिनको पूजा है, हाँ. उनके ऊपर अगर आप कोई एक क्रिएशन करते हो, एक फिल्म बनाते हो भगवान प्रभु श्री राम जी पे, तो उनकी कहानी तो सबको पता है, राइट? लेकिन उस कहानी में कुछ करने को है ही नहीं, बिकॉज जो कुछ करना था प्रभु श्री राम की कहानी ने अपने आप में वो गहराई है उसमें. लेकिन फिर भी अगर आपने उसमें सब्सटेंस उसमें से मिसिंग है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, तो पब्लिक ने उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया. तो जो सब्सटेंस वाला सिनेमा है वो अब हाईली एक्सेप्टेड है, वो उसको पब्लिक ज़्यादा एक्सेप्ट करती है. जिसमें सब्सटेंस नहीं है बहुत पोलाइटली उसको रिजेक्ट कर देती है, विदाउट एनी बॉयकॉट हैशटैग. दे डोंट गो ओनली बिकॉज देयर इज अ टाइम, आई थिंक कपल ऑफ ईयर्स अगो, जब बॉयकॉट ज़्यादा था. अब बॉयकॉट नहीं है, वेरी साइलेंटली पीपल से यार नहीं अच्छा लग रहा तुम्हारा काम. टॉप स्टार्स की अगर बेकार फिल्म होगी, किसी की बेकार भी काम होगा तो नहीं चलेगी. किसी की भी, अगर आपके प्रोडक्ट में या सर्विस में या सिनेमा में सब्सटेंस नहीं है ना, तो वो नहीं चलेगा बॉस. Right. I mean, coming back to our favorite Bahua, you do a lot of pranks, right? Calling up people over phone. Do you think people are losing a sense of humor, or let's put it this way, how do you strike a balance between, healthy sense of humor and hurting people's sentiments? ये इसके बीच की जगह कैसे ढूंढते हैं आप? सो मेरे को लगता है इसका आंसर इसमें भी है कि बहुआ की पॉपुलैरिटी इसी वजह से हुई है. बिकॉज इवेंचुअली जिसको गाली पड़ रही है ना वो मैं हूँ. सो आई एम नॉट द पर्सन हु इज अब्यूजिंग.
the person on the other side. In fact, it's reverse. He is abusing me. So गाली तो मेरे को ही खानी है. तो जनरली क्या होता है कि जब एक आदमी गाली खा रहा होता है तो हमको कभी फनी वीडियोस हमने देखी है, तो हमने देखे ना, कोई फिसल गया केले के छिलके से, तो किसी के ऊपर कुछ ट्रैजिक चीजें होती है ना, तो हमको हंसी आ जाती है, अरे ये गिर गया, या अरे इसके साथ कुछ मजाक हो गया, अरे इसके बाल निकल गए, या चार्ली चैपलिन के साथ कुछ होता है, या मिस्टर बीन्स के साथ कुछ होता था, तो वो हम उसको देख लेते थे. तो सेम चीज बउआ के साथ है, अरे इसको देखो गाली दे दी इसने, तो यू आर टेकिंग दैट जोक ऑन योरसेल्फ. ओके, यू आर क्रिएटिंग दैट ह्यूमर बिकॉज आपको उसमें कोई कुछ बोल रहा है, क्योंकि क्या वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, वो लॉजिकली सोचता है. उसको ये समझ नहीं आता कि सडनली कोई फोन करके इतनी ऑब्वियस चीज पूछेगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कैसे उसका आंसर दूंगा, तो वो भड़क जाता है. तो ऑब्वियसली इसने उसको कुछ गलत नहीं बोला, इसने तो बड़ी मासूमियत से, एंड क्योंकि बउआ एक बच्चा है तो बच्चों को तो पसंद आता है, क्योंकि उसका लिंगो एक बहुत देसी है तो वो गाड़ी के ड्राइवर को भी पसंद आएगा, और क्योंकि वो गाली खा रहा है अपनी बेवकूफ़ी पे तो वो गाड़ी के मालिक को भी पसंद आता है कि ये देखो. तो इसीलिए गाड़ी में जितने 4 लोग बैठे ना, उन चारों लोगों को वो पसंद आ रहा है. सो दैट्स व्हाई बउआ हैज मार्केट एवरीवेयर, राइट, यू नो. सो ड्राइवर को पसंद है क्योंकि वो देसी है, नमस्ते जी, क्या हाल है भाई साहब? तो उसको लगता है अरे यार कैसे देसी आदमी कैसे बात करे, रिलेटेबल है. और बच्चा के लिए रिलेटेबल है बिकॉज बच्चा है, बउआ है, और वो मालिक को भी पसंद है क्योंकि बच्चे को भी पसंद है, और ड्राइवर भी वही सुन रहा है, तो वो सुनता है कि यार कितनी इलॉजिकल बातें कर रहा है और इसको गाली भी पड़ रही है. तो फॉर हिम दैट इज अ कंटेंट, फॉर अदर पीपल इन द कार दैट इज अ कंटेंट. सो बउआ ने कॉल किया और उसको बोला भाई साहब ये बताइए खीर कैसे बनती है? तो बोला चावल लेते हैं, उसमें शक्कर डालते हैं, उसको उबालते हैं, 50 चीज़ें उसमें ना, एक खीरा लीजिए, हाँ, उसमें से आ की मात्रा हटा दीजिए. तो भड़क गया, व्हाट नॉनसेंस. तो खीर बन गई. तो उसने उसको चिल्लाया कि पागल है क्या, ये क्या बात कर रहा है बेवकूफ़ी वाली. तो बोला अब बताइए पेड़ा कैसे बनता है? बोला कैसे बनता है, दूध से बनता है, दूध को खौलाया जाता है, शक्कर डाला जाता है. ना, पेड़ लीजिए, हाँ, और जो खीरे में से आ की मात्रा निकाली थी ना वो इधर लगा लीजिए, पेड़ा बन गया. तो वो फट गया उसको. तो अब जो सुन रहा है उसको इस जोक भी हो सकता है उसको फनी लगे, बट उसको ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसको गाली पड़ गई. तो नाउ इफ आई एम टेकिंग एवरीथिंग ऑन माई सेल्फ, देन सामने वाले को क्यों बुरा लगेगा. Okay. वो तो मजे ही लेगा कि भाई ये देखो ये इसने उसके मजे लिए, तो वो इरिटेट हो रहा है उसके लिए, ये भी एक पॉइंट है. सो मुझे ऐसा लगता है वो ह्यूमर हमेशा सक्सेसफुल हुआ है जहां पर उस पर्सनालिटी ने खुद के ऊपर क्रिएट किया पहले, और वो बाकी लोगों को देख के मजा आ रहा है कि अरे वाह. सो वो लाइन कभी क्रॉस ही नहीं करेगा. ओके, अगर आपने किसी को बिठाया और रोस्ट किया तो हो सकता है 4 लोग वहां पे जजमेंटल होंगे, यार इसने इसको रोस्ट किया, इसने इतनी ऊंची बात क्यों बोली, इसने गाली का प्रयोग क्यों किया. बउआ को आज तक 5000 गालियां पड़ी हुई हैं, लेकिन बउआ ने आज तक एक भी बार गाली नहीं दी, बिकॉज कोई सीन ही नहीं बनता गाली देने का. तो हम तो पोक ही कर रहे हैं, हमारे लिए तो वही है. सो मेरे को लगता है वो एक बहुत ही थिन लाइन है जिसको बहुत जो बड़े बड़े फेमस हैं, मैं फेमस स्पेशली वो ज़्यादा लोग फेमस होते हैं जो पूरे परिवार को पसंद आ जाएं, जो परिवार के साथ एक्सेप्टेबल वो ह्यूमर होता है ना, वो उसमें ज़्यादा लाइफ होती है. मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादा लाइफ होती है, उसमें ज़्यादा कनेक्शन होता है, उसमें ज़्यादा रिलेटेबिलिटी होती है, क्योंकि किसी को किसी से छुपाना नहीं है. तो दैट्स वाई दैट काइंड ऑफ ह्यूमर इज़ वेरी रेयर. बट जो कर रहा है वो फिर वही बंदा टॉप पे, वरना एवरीबडी हैज़ देयर ओन निश. बट देन दिस गाय हु डज इट फॉर एवरीवन इज सक्सेसफुल विदाउट हर्टिंग एनीबडीज सेंटिमेंट. और कभी कभी तो हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, बट पर्पसली नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है, सो दैट यू नो यू कैप्चर वाइडर ऑडियंस ऑल्सो एंड यू take that joke on yourself first. Right. So this is one space, radio and entertainment. In the recent years, especially last 5 to 10 years, radio is also being used by the current government. Correct. As a medium for social change. ये एक statement हो गया. Unbundle this. मतलब you tell me the truth. मतलब you're a radio jockey. How well do you think the government has been able to probably use radio और एक कहते हैं ना फिर से लाइफ भर देना रेडियो में in terms of using it as a tool for social, economic, developmental change. So when government launched this program na Mann Ki Baat, so I called him RJ Narendra Modi. अच्छा. So बोला यार ये भी तो मतलब obviously आप RJ Narendra Modi. So we publicized और we promoted, क्योंकि हर रेडियो चैनल में बज रहा है, तो हम लोग बोलते थे यार आपको पता है एक और नए आरजे आए हुए हैं अभी. सो तो पब्लिक बोले कौन है नए आरजे, मतलब वो नरेंद्र मोदी, तो वो भी अभी आरजे बन गए, बिकॉज उनको भी पावर ऑफ रेडियो पता है, बिकॉज रेडियो इज वन मीडियम विच डज नॉट इट डजंट टेक योर टाइम, इट डजंट स्टॉप्स यू, इट इज देयर एंड यू आर देयर.
you're driving, you're cooking, you're doing whatever you're doing, radio is on. टीवी या डिजिटल चीज़ों के लिए आपको रुकना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा, बट जबकि ये एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर वो चल रहा है और आप अपना काम कर रहे हो, वो आपको रोकता नहीं है, ज़्यादातर आपको वैल्यू ऐड करता है आपके एंटरटेनमेंट के उसमें, एंड उसकी रीच बहुत ज़बरदस्त है. हो सकता है सब लोग वो वीडियो ना देख रहे हो, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, बट रेडियो एक ऐसा है जो डिवाइस के लेवल पे भी वो हर जगह पहुंचता है. और जिस टाइम पर ये लॉन्च हुआ उस टाइम पे रेडियो की पॉपुलैरिटी अभी भी है, बट उस टाइम पे एक अलग लेवल पर थी, क्योंकि एंटरटेनमेंट का एक ऐसा माध्यम था जो इजीली अवेलेबल था, लोगों को ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करता था, लोगों को रोकता नहीं था, लोगों को प्रोग्राम बैठा के नहीं दिखाना है, भैया पंडाल के नीचे बैठे हो 2 घंटा आओ सुनो, वो चल रहा है और उसको आप दिन में कितनी बार भी चला सकते हो, कहीं भी चला सकते हो, अलग अलग लैंग्वेजेस में चला सकते हो. सो मुझे लगता है इट वॉज अ वेरी स्मार्ट मूव कि आप एक ऐसे मीडियम को पकड़ते हो जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या जो एग्जीक्यूशन है वो भी बहुत लो है, तो किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या चल रहा है प्रोग्राम, इससे खर्चा मेरा नहीं निकलेगा, तो वो चलेगा भी, वो पॉपुलर भी होगा, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा भी. और रेडियो से बेहतर तो वो और कोई नहीं कर सकता था. राइट. और वो सबके फ़ोन में है या सबकी गाड़ी में है या एज अ डिवाइस के रूप में जब वो चालू हुआ तो वो सबके पास वो आ गया. और अब तो क्या कहते हैं, और शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने रेडियो से कनेक्टेड ना होगा, जिसने रेडियो नहीं सुना होगा. मैं तो कई लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब नहीं देखा है, कई लोग हैं जो फेसबुक पे नहीं है, कई लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, कई लोग हैं जो अलग अलग कोई न्यूज़ चैनल्स नहीं देखते. मेरे घर में, मैं खुद 4 साल से मेरे पास कोई टीवी नहीं है, मतलब हम सिर्फ OTTs ही देख रहे हैं. राइट. न्यूज़ की अपडेट्स ट्विटर से लेते हैं. तो मैं तो न्यूज़ चैनल ही बंद हो गया. आई डोंट वॉच न्यूज़ चैनल्स. या तो उनका कोई क्लिप आ गया तो आपने यूट्यूब वगैरह पे देख लिया, वरना गोइंग टू अ चैनल एंड वॉचिंग या कोई सीरियल देखना है. बट रेडियो मेरे पास भी है, मेरे ड्राइवर की लाइफ में भी है, और मेरे घर से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी लाइफ में भी है. सो व्हाट डू यू थिंक, हैव यू seen any real lived experiences of the say impact that Mann Ki Baat has had on an आम आदमी? जो मैसेजिंग और जो स्टोरीज सामने वाले को कन्विंस कर देती है ना, इट वाज सो one-on-one kind of discussion which I have also shared earlier also, कि जहाँ पे जो प्रधानमंत्री किसी आदमी से बात कर रहे हैं तो चलो फ़ोन उठा के उससे बात कर रहे हैं, और भाई क्या हाल है, कैसे चल रहा है. तो चाहे वो किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो जिसने एग्जाम में अच्छा किया हो, या उन खिलाड़ियों को अप्रिशिएट कर रहे हो जिन्होंने ओलंपिक्स में पदक लाए हैं, या उस महिला से बात करें जिसके अकाउंट में पैसा गया तो उसको कैसा फील हो रहा है. सो इट्स सो पर्सनल. तो एक ये सबसे सॉलिड कनेक्ट होता है कि एक हेड ऑफ द स्टेट इज टॉकिंग टू यू पर्सनली, सीधा बात कर रहे हो आदमी आपसे. राइट. और वो किसी का भी नंबर आ सकता है, यू नो. एंड कोविड में इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमने देखा, बिकॉज कोविड में एक ही चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस जज्बे की, उस पॉजिटिविटी की. कोविड की पॉजिटिविटी की नहीं, उस थॉट के, उस एटीट्यूड के. और वो एटीट्यूड हर आदमी एक दूसरे से बांट रहा है, और रेडियो से बेहतर और क्या हो सकता है. क्योंकि और कोई इतना क्विक कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं था जो लोगों तक या ऑक्सीजन पहुंचा सके, या ब्लड पहुंचा सके, या इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके. इसलिए मुझे अच्छे से याद है, और आपको भी याद होगा, कि मोदी जी ने जो पहला गैदरिंग किया था, या जो पहली बैठक की थी फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम में, वो रेडियो की फ्रेटर्निटी के साथ ही की थी. पहली बैठक, मतलब ऑब्वियसली अपने ऑफिशियल्स और अपने टीम के साथ जो की थी, बट ओपन लेवल पे जिस भी मीडिया को सबसे पहले उन्होंने पकड़ा या उनसे बात करनी चाहिए, वो उन्होंने रेडियो को चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि ये हर गली कूचे, गांव कस्बे, घर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि रेडियो है. राइट. सो पूरे भारत के रेडियो जॉकीज एक साथ उस प्लेटफॉर्म पे आए, और उन्होंने अपने अपने आइडिया शेयर करी. जब पहली बार 21 दिन का लॉकडाउन होता, 21 दिन स्टे इन, तो हमने एक प्लान बनाया था कि 21 दिन स्टे इन, और 21 दिन आप क्या कर सकते हो. सो वो मैसेजिंग, वो चाहे वो क्रिएटिव लेवल पे हो, चाहे वो सपोर्ट लेवल पे हो, चाहे वो चीज़ें उन तक पहुंचाने के लेवल पे हो, या अच्छी स्टोरीज उन तक बताने के लेवल, तो एंटरटेनमेंट से लेकर क्या बोलते हैं उनकी मदद तक, ये सब कुछ सबसे क्विकली रेडियो करता था. राइट. और वो आज भी है. आज भी अगर आपको ब्लड डोनेशन का एक कॉल अगर मुझे आता है कि भाई फलाना जगह पे एक हॉस्पिटल में एक बी पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है, क्या आप रेडियो पे अनाउंस करेंगे, आज भी बुरी से बुरी हालत में मुझे 20 से 25 लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि सर ये बताइए, आप नंबर दे दीजिए मेरे को. सो दे कॉल बैक ऑन द नंबर. सो ऐसे यार फला आदमी, ये पेशेंट उनको देना है. सो जस्ट इमेजिन कि ये इम्पैक्ट है रेडियो का
जो कि सबसे ज़्यादा हमको कोविड में दिखा। Hmm. एंड जो रेगुलर कॉन्वर्सेशन होती थी उसने कॉन्फिडेंस बाकी लोगों को दिया कि यार यहाँ पे तो जो हमारे स्टेट का मुखिया है वो हमारे लोगों से उन चीज़ों के बारे में बात करे जिन चीज़ों के बारे में कभी कोई ने बात ही नहीं की, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में रोजमर्रा की सबसे जिंदगी। इम्पोर्टेंट है। और इट्स अ पर्सनल कॉल, इट साउंडेड लाइक अ पर्सनल कॉल। Yep. और जी क्या करते हैं आप, तो ऐसा लग रहा है किसी की ऑडियो कॉल लीक हो गई है। हाँ, तो मोदी जी किसी बात कर रहे थे, शायद किसी ने चला दी यहाँ पे, एंड वो बहुत नॉर्मल था, बहुत सटल था, राइट। एंड इट वाज नॉट ओवर ऑल्सो, लाइक वो एक बार आ रहा था महीने में आपके पास, तो वो उतना ज़्यादा ये भी नहीं था कि ये क्या रोज़ हम हर रविवार बैठे हुए हैं टीवी रेडियो सेट खोल के, एंड वो आप वो रोकता भी नहीं है आपको कि आप बैठे हो, तो लोग काम कर रहे हैं और वो प्रोग्राम चल रहा है, अगर उनके रेलेवेंस का है तो वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, वरना वो चल रहा है। तो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था उसका, इट वाज वेल कनेक्टेड, लाइक यू नो, राइट। रिलेटेबल बहुत था वो प्रोग्राम। Do you think that radio jockeys who have big social influence, I should not even say social media influence, but have big social influence, do you think they can play a role in promoting a national character, promoting national integration without being political? ऑफ कोर्स आई थिंक अगर वो नेशनल कैरेक्टर है और नेशन ने उसको वैसे एक्सेप्ट किया हुआ है एंड आप उसको वैसे ही बता रहे हो जैसे वो है, तो इसमें गलत भी क्या है? प्रॉब्लम तब होती है जब आप उसमें अपना ओपिनियन डाल के या आप उसमें एक बायस्ड अप्रोच डाल के उसको वैसे दिखाने की कोशिश करते हो जैसा आपको लगता है सही है। You know, if it is right, it is right. If some policy, if some initiative, if some personality, if it is working, it is working. आप जब जजमेंटल होके उसमें अपनी ओपिनियन डालने की कोशिश करते हो और आप उसको वैसा क्रिएट करने की कोशिश करते हो जैसा आपको लगता है पहुंचना चाहिए, तो वहां पे वो कंटामिनेशन आता है। अदरवाइज इफ थिंग्स आर द वे इट इज, यू हैव टू पुट इट द वे इट इज। राइट। आप उसको अगर इस फॉर्म में ले जाते हो जहां पे आपने उसको अपने हिसाब से ट्विस्ट किया, चाहे वो कुछ भी हो इस देश में, और फिर आप उसमें सामने वाले की ओपिनियन मांगते हो, तो आप उसके ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। वरना अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वो अच्छी है, अगर कोई चीज़ बुरी है तो बुरी है। सो इधर इट इज़ ब्लैक और वाइट। वॉट जनरली कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स से हो जाता है जनरली, वो उसको ग्रे एरिया में ज़बरदस्ती खींच लेते हैं किसी भी एक टॉपिक को, एंड राइट और रॉन्ग का अपने आप जस्टिफिकेशन है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले तो जो सेंस ऑफ प्राइड है अबाउट नेशन, दैट आइडिया ऑफ नेशन हैज़ टू बी वेरी क्लियर सबके अंदर कि क्या चाहिए हमको भारत से। You know, भाव राग ताल, what is this, what is the reverberation of the nation has to be there. फिर आप हमेशा उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखोगे जहां पे आपको ये लगेगा कि what is working for the nation. Who is working for the nation is not important. आज कोई है, कल कोई और आएगा, चाहे वो स्टेट के लेवल पे हो, चाहे वो पंचायत के लेवल पे हो, चाहे वो देश के लेवल पे हो। ट्रू। इंपॉर्टेंट ये है कि देश के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देश का इंटरेस्ट क्या है, देश का इंटरेस्ट क्या है। और अगर देश का इंटरेस्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसको उस लेंस से देखोगे जो आपके तो इसके लिए आपका परसेप्शन उतना स्ट्रांग होना चाहिए, इसके लिए आपका विजन उतना स्ट्रांग होना चाहिए, आप में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए टू सी द वे थिंग्स आर। यू नो, यू डोंट हैव टू बी जजमेंटल कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। एंड जनरली राइट और रॉन्ग आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखते हो, वो आप ऑब्जेक्टिव होके नहीं देखते कि भैया ये ऐसा ही होना चाहिए था। राइट। अदरवाइज तो अगर जो जहाँ स्ट्रांग है या जो चीज़ देश के लिए वर्कआउट हो रही है, सो हम लोग उसको साथ में क्यों नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली सरकार के एक इनिशिएटिव के बारे में बताता हूँ, जैसे ऑड इवन। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी 100 डिफरेंस हो सकते हैं कि भाई सरकार को ये करना चाहिए था, सरकार को ये करना चाहिए था, बट इफ अ स्टेट और इफ अ लीडर हैज डिसाइडेड दैट लेट्स गो दिस वे, तो अब अगर मैं ये सड़क पे उतर के आ जाऊं, चाहे वो किसी भी पॉलिसी या किसी भी इनिशिएटिव के खिलाफ, तो फिर मैंने उसको क्यों चुना है? मैंने तो उसको इसीलिए चुना है ना कि वो अगर कुछ कॉल लेगा तो मैं उसमें उसको सपोर्ट करूंगा। अब मैं ये बोलूं कि आपने बोला नहीं एक दिन इस नंबर की गाड़ी चलेगी, एक दिन नहीं, मैं तो दोनों दिन ले जाऊंगा, फिर ये क्या सेंस हुआ? सिमिलरली अगर देश या देश की संसद या देश का कोई लीडर, चाहे वो किसी भी राज्य का हो या देश का लीडर हो, वो अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है तो क्या मेरी पार्टिसिपेशन नहीं है? ये तो बेवकूफ़ी होगी ना कि मैंने तुमको चुना भी है बट अब मैं तुम्हारी मानूंगा भी नहीं। तुम्हें क्या पॉलिसी ले आया, ये क्या लॉ ले आया आप? If you've democratically elected that government, अरे यार, मतलब इसमें क्या लॉजिक नहीं लगता आपको? मतलब आपके पिताजी भी हैं, अगर आप घर की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपके पापा भी हैं, आपकी मम्मी भी हैं, आप उनके साथ वो भी कर रहे हो, आपको पता है कि भैया कमा हो रहे हैं, बट आपने उनको हक भी दिया है, फिर आप उनकी बात भी नहीं मान रहे हो।
तो जो 4 लोगों में, और मेरे को ये लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट तो डेफिनेटली होगा। आज 2 लोगों की फैमिली हो या 20 लोगों की फैमिली हो या 150 करोड़ की कंट्री हो, प्रॉब्लम और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह होगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है, क्या मेरे पास इतना दिमाग है या इतना लॉजिक है जो मैं ये मान के चलूं कि अगर इस बंदे ने ये सोचा है तो आज मैं क्या इसको सपोर्ट कर सकता हूँ? भले मैंने उसको वोट दिया या नहीं दिया वो भी बात अलग है, बट कैन आई सपोर्ट हिम बिकॉज ही इज ट्राइंग समथिंग, या फिर मैं उसके अगेंस्ट जाके करूं? फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो सारी बातें हैं ना, जब ये मुद्दे आते हैं किसी लॉ से रिलेटेड या किसी इनिशिएटिव से रिलेटेड, तो जब इस पे लोगों के कमेंट आते हैं ना और लोग उसको ग्रे एरिया में ले जाते हैं, प्रॉब्लम तब चालू होता है व्हेन यू ट्राई टू इन्फ्लुएंस योर ओन थॉट ऑन इट। कैन यू इंजेक्ट पॉजिटिव थॉट ऑन दैट? क्या उसमें से कुछ अच्छा निकलेगा? या आपको लग रहा नहीं कुछ ही अच्छा नहीं निकलेगा, भैया इन्होंने तो खा ही डाला है, पूरा गड्ढा कर दिया पूरे सिस्टम में, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी पॉजिटिविटी लग रही है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग, डोंट डू दैट। राइट, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी राज्य का व्यक्ति हो या वो, आप सपोर्ट करो यार उसको। हो सकता है कुछ अच्छा निकल के आए, क्योंकि इवेंचुअली उस स्टेट के लोगों के लिए अच्छा होगा, और अगर मैं उस स्टेट को बिलोंग करता हूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा। फाइनली वन क्वेश्चन ऑन स्पिरिचुअलिज्म। डू यू थिंक Indian youth is also moving towards, say, civilizational or cultural revivalism, spiritualism? Because I know in a lot of your posts I've realized the influence that Sadhguru and yoga has on you. Correct. What does it translate into, and how has it changed you? Of course, I mean, spirituality is like, or yoga is like oxygen to my entire system. Otherwise, शायद मैं जो लेवल की प्रोडक्टिविटी है या जिस लेवल की कॉम्प्लिकेशन आपके फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हम आज के टाइम में फेस कर रहे हैं, उसके लिए वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कवच है। आई बिलीव दैट, एंड आई ऑलवेज टेल पीपल कि स्पिरिचुअलिटी और योगा को आप अलग रखो। जस्ट ट्राई टू डू इट एज अ just be selfish and do it, because the tool is created only for self transformation. It is for self transformation. So if you want to transform yourself, you have to do it. आज नहीं तो कल आप करोगे उसको. Better you do it right now so that you increase your productivity and you drop your tendencies which are not required, which is not helping you at all, which you're doing unconsciously. Right? If consciously you're doing it, that is fine. But if you're really conscious, then whether you'll do it or no, that is also a question. तो आपको योग अगर करना है या प्राणायाम करना है या वो करना है, मैं दिन में 2 से 3 घंटे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टाइम, लेकिन ऑफ द डे मैं उसको करता हूँ, क्योंकि मेरे को वो प्रोडक्टिविटी एनहांसर है मेरे लिए, बिकॉज आई वर्क एटलीस्ट 16 to 17 आवर्स अ डे एवरी डे, बिकॉज रेडियो होता है 8-10 घंटे, फिर उसके बाद डिजिटली बहुत सारे चैनल्स हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो करने के लिए मेरे पास मेरे को एनर्जी चाहिए, मेरे को प्रोडक्टिविटी चाहिए, हमको ह्यूमर डेली क्रिएट करना है। यू हैव टू लुक फ्रेश एंड यू हैव टू बी फ्रेश. So how do you do that? Yoga is the key. Yoga is the key. That's the only key. आप रिजुविनेट कैसे होगे? आपको वो आपकी टंकी कैसे भरेगी? योगा वो पेट्रोल पंप की टंकी है जहां से आपको डेली भराना पड़ेगा, वरना आप कर तो लोगे, अभी आपको कितने साल तक कंटिन्यूसली करना है. सो आप इसको एक छोटा ऑब्जेक्टिव ले लो. योगा का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है, बट एटलीस्ट आप ऐसे शुरू कर लो. प्रॉब्ली यू विल सी अ बेटर पिक्चर और प्रॉब्ली बेटर रीजंस टू डू योगा. उसका कारण और अलग है जिसमें हम अगर जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, बट आप इसी से करो ना. इसीलिए आई थिंक बोला भी इसे जाता है कि आप अपने हेल्थ के लिए पहले देख लो कि आपको योग करना है, बट आपकी क्लैरिटी एनहांस होती है, बिकॉज क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरीबडी. Unfortunately, people are talking about confidence. I believe confidence without clarity is disaster. Because I'm confident I can do it. Of course you can't. Of course you can try and do it. But whether it is required, whether it was really, your calling, if you are clear, confidence बाद में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है. हम लाइफ में एक थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करके देखें तो हर आदमी को वो चीज़ कॉन्फिडेंस से पहले क्लैरिटी से मिली है, और हमको हर आदमी को लाइफ में वो चीज़ मिली है जिसमें वो क्लियर था. जहाँ वो एम्बिगिटी आई या डाउट आया, वो चीज़ ऊपर नीचे होती है. बट जिस चीज़ में मैं क्लियर हूँ कि अगर मेरे को म्यूज़िक फॉलो करनी है, या मेरे को डांस फॉलो करना है, या मेरे को MBA करके कहीं जॉब करनी है, मेरे को मार्केटिंग मैनेजर बनना है, या मेरे को मंत्री या ऑफिसर बनना है, वो उसकी क्लैरिटी हुई थी तो थी. अगर आप क्लियर हो तो आप उस हिसाब से एक्शन लेते हो. Right. And you think practicing yoga can bring that clarity? Absolutely. Right. Because it takes you to another zone जहाँ पे आप अपने साथ ज़्यादा समय बिताते हो. Self introspection. Correct. तो आप
suppose you're just sitting at one place for 30 minutes and doing something. Suppose आप प्राणायाम कर रहे हो, suppose आप हठ योग कर रहे हो, या आप so you give time to these practices, तो वो practices आपके overall system को overall करती हैं. वो आपको वो एनर्जी देती हैं जिस एनर्जी की ज़रूरत है आपके परसेप्शन को एनहांस करने में, आपको क्लैरिटी डेवलप करने में. और वो क्लैरिटी साधना से ही आती है या और ज़्यादा स्ट्रांग होती है. कुछ लोगों को हो सकता है वो ये डिबेटेबल हो सकता है, बट इसका फ़ायदा ज़्यादा लोगों को मिला है और मुझे पर्सनली भी मिला है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसीलिए नहीं करना चाहता, छोड़ना चाहता इसको, क्योंकि ये मेरे को फ़ायदा दे रही है. और इसीलिए आई यूज़ द वर्ड सेल्फिश. बी सेल्फिश एंड ट्राई इट. If it is working, then continue. If it is not working, you do it. You leave it. Right, right. But to Ronak, what is yoga? What does yoga mean to him now? In simple, I know, lambi chali jayegi conversation, but in simple terms, like, what does it mean to you? I think it's my oxygen. I can't live without yoga. Okay. I can't live without yoga. Not even a single day I can miss. In fact, in flights also, so yogic pattern की सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें modifications कई सारे होते हैं. सो अगर आप फ्लाइट में भी ट्रैवल कर रहे हो और मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे पता है कि 12 घंटे या 8 घंटे की फ्लाइट है, सो मैं फ्लाइट में भी करूँगा, आई वोंट मिस इट. या आई विल ट्राई टू फाइंड आउट अ प्रेयर रूम एट द एयरपोर्ट एंड डू इट बिकॉज इट इज वर्किंग फॉर मी. कम ऑन, इट्स एज सिंपल एज दैट. Right. इट इज नॉट अ प्रैक्टिस विच आई हैव टू normatively follow करनी है. हाँ, तो कर मुझे मैं ये कोई वो प्रैक्टिस नहीं है जो कि मैं किसी मेरे को उसका फिजिकल इम्पैक्ट दिखता है. मुझे पता चलता है कि अगर मैं कंटिन्यूसली योगा कर रहा हूँ और मैंने 3 दिन योगा छोड़ दिया, तो इट इज़ लाइक यू आर ट्रैवलिंग इन 400 माइल्स पर आवर का ट्रेन एंड सडनली यू जंप ऑफ दैट ट्रेन. सो जो जर्क आता है वो आपको फिजिकली पता चल जाता है, आपको मेंटली आपके थॉट प्रोसेस में पता चल जाता है. सो इफ इट इज़ हेल्पिंग मी एंड इट हैज़ एनहांस्ड माई प्रोडक्टिविटी, इट हैज़ एनहांस्ड माई क्लैरिटी, इट हैज़ गिवन मी दैट पर्सपेक्टिव और परसेप्शन बिल्ड करने में भी वो हेल्प करता है, तो मैं ऐसी फ़ायदेमंद चीज़ को क्यों छोड़ूंगा. Right. So I generally in conversation I don't get into a deep conversation, otherwise तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि यार तेरे को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तेरे को क्रिएटिविटी बढ़ानी है, तेरे को फ्रेश रहना है, तेरे को लंबा काम करना है, तो योगा करो, ये कर ले. Right. And when seeking deepens, then probably other answers will come out कि इसका मेन रीजन क्या था वो योगा करने का. वो पिक्चर तब समझ में आएगी और फिर उसके लिए टाइम है, कोई दिक्कत नहीं. Right. So finally, what are, say, 3 messages that you want to give to the youth? I know you speak a lot to the youth through radio. Correct. But in this context, what are the 3 messages you want to give to the Indian youth? Work on clarity. You have to be clear. So clarity enhancement के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी. अब वो आपकी क्लैरिटी किस चीज़ से एनहांस होगी, वो आपकी अपनी जर्नी है. सो क्लैरिटी पे आप ज़्यादा फोकस करिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ किसी को इम्प्रेस करने के लिए यू डोंट डू इट. इट शुड बी योर एक्सप्रेशन. You said not impress but express. Yes. एंड अगर आपने वो डिफाइन कर लिया कि वेदर आई एम डूइंग दिस टू इम्प्रेस समबडी, कि इससे 4 लोग खुश हो जाएंगे, उनको लगेगा मैं बहुत क्रिएटिव आदमी हूँ, तो आप लॉन्ग टाइम नहीं करोगे, लॉन्ग टर्म में नहीं करोगे. आप उसको छोड़ दोगे क्योंकि वो आपका नेचुरल कॉलिंग नहीं है. Right. वो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ये जस्ट बिकॉज अभी एक लहर चल रही है तो आप वो कर रहे हो. Right. सो पहला क्लैरिटी है, दूसरा है एक्सप्रेस, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, एंड थर्ड इज डू योगा. Okay. ये पहली 2 चीज़ों में हेल्प हो जाएगा. हाँ, पहले दोनों चीज़ हेल्प हो जाएगी. So before we wrap up, my final short segment, I'll take 5 minutes or 2 minutes. Sure. Baua के mindset से, and you please answer as a Baua as well. Yeah, sure. Very simple. I'm sure you've done this before. Simple words, simple, how do I say, entities or places or some names that we have. As a Baua, what is the first word that comes or first thought that comes to your mind when I say बारिश? बहुत सारे थॉट आ गए. एक बता दो. पहला क्या आएगा मेरे पास, स्कूल की छुट्टी होगी. Okay. India. Growing. Toilets. Should be clean. Women. Extremely powerful. Ujjwala. Wonderful scheme. Digital India. It has changed the nation like anything. Radio. Life. Prime Minister Modi. Colleague. RJ. Okay. RJ Modi ji. Okay. That's the most unique answer. But inspiration. Right. Inspiration for everyone. UP. बदल रहा है. Pakistan. नहीं बदलेगा. Okay. Banaras. ओह. लखनऊ. मतलब बनारस में एक्सप्रेशन ही काफी था ना. इसीलिए मैंने कहा ओह, taken as an answer. लखनऊ चाट. Indian youth. Amazingly energetic, and they're like nobody will be like Indian youth in the world. Like Yeah. India's future.
youth. Podcast with Ananya. Superb. Looking Thank for you. season 2. And this brings us to the end of this inspiring episode with the ever entertaining RJ Ronak. If you like this episode, do share your feedback in the comment section. And if you have any suggestions for future guests, again, do let us know through your comments. Also, NIJ Podcast with Ananya is now also available on Spotify. So do tune into these conversations on your way to work or at home, but on our channel, The New India Junction.